ये तो हम जानते ही नहीं ये क्या होता है। एनालिसिस किस चीज की, कौन सी एनालिसिस? आज तक हमने कभी टेस्ट एनालिसिस नहीं करे। आज तक टेस्ट पेपर देने के बाद हमने कभी नहीं देखा कि भैया उस टेस्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन हमसे हुए और कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए। और आप बात कर रहे हैं यहां पे सेल्फ एनालिसिस की। ओ हो, ये क्या होता है? हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टॉपर्स स्ट्रेटेजी। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 4 से 5 दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ। वो स्टूडेंट थोड़ा परेशान था क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है ना वो बिलो एवरेज चल रहा था। उसने पता है मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा कि सर हमें ये बताइए कि जो टॉपर्स हैं वो किस मैथडोलॉजी से पढ़ाई करते हैं, या उनको ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो हमें नहीं पढ़ाया जाता। ये क्वेश्चन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसने जब ये बोला ना कि टॉपर्स को ऐसा क्या पढ़ाया जाता है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई एक अलग ब्रीड नहीं है। आप में से ही कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फाइनली एग्जाम में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं और अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट होते हैं। लेकिन उसका ये क्वेश्चन जब मैंने सुना तो मुझे लगा कितना जेन्युइन क्वेश्चन है। ये जो सवाल इसने पूछा है, पता नहीं कि आप लोगों में से ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके जहन में ये सवाल चल रहा होगा। तो मैंने कहा कि इस पर यार एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अपने टीचिंग कैरियर के दौरान मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसमें से कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट हुए। जब मैं इस ओवरऑल एनालिसिस को देखता हूं तो मैंने उन स्टूडेंट्स के अंदर कुछ एक कॉमन क्वालिटीज देखी, और वो क्वालिटीज लगभग हर उस स्टूडेंट के अंदर देखी जिसने जेई जैसा एग्जाम एक बहुत अच्छी रैंक के साथ फोड़ा है। तो वो मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई सारे लोग सोचते हैं कि वो लोग कुछ हट करके अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स मारते होंगे, वो कुछ ऐसा करते होंगे जो हम नहीं करते, और इसीलिए आप लोग जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ऑर्डिनरी चीजें करके एक अच्छी रैंक के साथ एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनिएगा क्या, कुछ क्वालिटीज बता रहा हूं। पहली चीज, शॉर्टकट्स। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना वो कभी भी शॉर्टकट्स फाइंड आउट नहीं करता। शॉर्टकट्स मतलब क्या? जैसे आपको क्लास में कुछ भी पढ़ाया गया, ऐसा तो रेयरली कभी होता ही नहीं कि क्लास के दौरान जो पढ़ाया जाए ऑन द स्पॉट आपको 100% पूरा डिटेल में समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको 60 to 70% क्लास में समझ आया, और अब आप घर गए, आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये कि जो आपको समझ में नहीं आया उसके लिए आप गूगल पे जाकर के सर्च करें और यूट्यूब पे जाकर के कोई वीडियो देखना स्टार्ट कर दें, या फिर क्या करें, या फिर आप किसी बुक को, किसी रेफरेंस बुक को उठा करके पढ़ना शुरू कर दें। यह है शॉर्टकट। दूसरा, वो स्टूडेंट जो एग्जाम में फोड़ रहा है ना, वो पता है क्या करेगा? वो अपने लेक्चर नोट्स को दोबारा पढ़ेगा, उन चीजों को अंडरलाइन करेगा, उनको विजुलाइज करेगा, उन इक्वेशंस को दोबारा लिख करके देखेगा। नहीं समझ आएगा तो 2 से 3 बार और एक बार एफर्ट मारेगा, और जब तक वो चारों खाने चित नहीं हो जाएगा तब तक वो गिव अप नहीं करेगा। और गिव अप करने के बाद भी वो ऐसा नहीं है कि गूगल पर वीडियो सर्च करेगा, वो उसके बाद पता है क्या करेगा? अपने टीचर से उसे डिस्कस करेगा, और वो हमेशा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अपनी फर्स्ट चॉइस शो करेगा जो क्वाइट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? वी विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट्स। इवन आजकल तो मैं देखता हूं आप में से कई सारे लोग नोट्स भी खुद के बनाना पसंद नहीं करते। मैं देखता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सम हमें इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, हमें इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। जब भाई आप खुद अपनी हैंड राइटिंग में किसी टॉपिक को लिख भी नहीं सकते, और आपके पास अगर इतना भी समय नहीं है और आपको लग रहा है कि किसी और के नोट्स पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। भैया आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन जिसके नोट्स पढ़ रहे हैं उसका सिलेक्शन होगा। तो पहले तो ये जो शॉर्टकट्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसी और के नोट्स
से पढ़ लेने से, क्लास में कोई चीज समझ नहीं आई तो उसके 10 अलग अलग टीचर्स के वीडियो देख लेने से मेरे वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा मिथ है, क्लियर नहीं होगा। वो कंफ्यूजन, वो प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी थी ना, वो इतनी बड़ी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप 10 अलग अलग टीचर्स के वीडियो देखोगे, सभी टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, लेकिन सभी के पढ़ाने के तरीके, मेथोडोलॉजी एकदम डिफरेंट होती है। तो एक ही टॉपिक को 10 लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, आपके दिमाग में एक ही चीज 10 अलग अलग तरीके से जब एंटर करेगी तो वहां पर सारी चीजें आपस में इस तरीके से मिक्सअप हो जाएंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक जिसे मैं खुद पढ़ के थोड़ा सा वक्त दे करके एफर्ट मार के 10 से 15 मिनट में समझ सकता था, उसको मैंने 2 से 3 घंटे में बर्बाद कर दिए। अगला, इमोशंस। पहली बात तो ये कि जो इमोशंस है ना, इन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, उनका सिर्फ सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है, वो मेंटली भी काफी स्ट्रांग होते हैं। सर, ये मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में एकदम से एक्साइटमेंट भी नहीं आता और एकदम से वो डिप्रेशन में भी नहीं जाते। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 सवाल बन गए तो एकदम से एक्साइटेड हो गए, और जैसे तुम लोगों के साथ होता है कि 4 सवाल बन गए तो एकदम से तुम्हें फील होने लगता है कि अपन ही आइंस्टीन है। सुपर एक्साइटेड हो गए, एकदम से बहुत गुड फील करने लग गए, और 4 सवाल नहीं बने तो अपने आप को ही गालियां देना हमने शुरू कर दिया, अपने आप को ही कोसना शुरू कर दिया, अपने ऊपर ही डाउट करना शुरू कर दिया, जो कि मोस्ट ऑफ द आप में से कई सारों के साथ होता है। जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसकी लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स नहीं होते। उसको पता होता है उसे कहां पहुंचना है, उसे पता होता है कि उसकी मंजिल कितनी दूर है। क्योंकि आपको भी पता है कि जेई जैसे एग्जाम्स को अगर क्रैक करना है तो इट इज नॉट लाइक अ रेस ऑफ अ 50 और 100 मीटर, इट इज अ लॉन्ग मैराथन ऑफ 100 to 200 किलोमीटर। और वहां तक पहुंचने के लिए आपके अंदर अगर इस तरीके के अप एंड डाउन्स लगातार आ रहे हैं तो आप ज्यादा लंबे समय तक इस जर्नी में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज तो ये कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्वेश्चंस हो गए तो सुपर एक्साइटेड नहीं होना, और क्वेश्चंस नहीं हुए तो परेशान नहीं होना। भैया, प्रॉब्लम सभी को आती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम इतनी है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग उस प्रॉब्लम को हम इतना बड़ा बना देते हैं। तो सबसे पहले आप आइसोलेट हो जाइए, और याद रखिए लगातार आपको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 किलोमीटर की मैराथन जीतनी है तो 5 किलोमीटर के बाद जश्न बनाना नहीं शुरू कर दोगे, या पहले 5 किलोमीटर में अगर उस रेस में पीछे रह गए तो दुखी होकर के साइड में जाकर नहीं बैठोगे, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। नेक्स्ट, थर्ड वन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मुझे पता है कि आप लोग रोज नए नए टाइम टेबल बनाते हैं, रोज नई नई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रेटेजी को बनाने में जितनी एनर्जी तुम डिवोट करते हो उतने दिन तो तुम उसे फॉलो भी नहीं करते हो। जो जितनी ज्यादा प्लानिंग कर रहा है, जो जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज बनाए जा रहा है, भैया वो स्टूडेंट कभी भी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकता। उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ पेन और पेपर लेकर के लाइन बना करके टाइम टेबल बनाने में ही निकल जाता है। क्योंकि मैं जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो एग्जाम में फोड़ते हैं ना, वो बहुत प्रैक्टिकल है। उनको पता है कि मैं कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लूं, कोई भी स्ट्रेटेजी 3 से 4 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं हो पाती। तो जब तुम फॉलो ही नहीं कर पाते, ये बात तुम्हें पता है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन सब चीजों में यार। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। हर दिन रात में सोने से पहले, अगले दिन सुबह उठने के बाद मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग करो, और हर दिन प्लानिंग करो। डे 1 पे बैठ करके 20वें दिन मुझे क्या करना है वो प्लान मत करो। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। 20th डे आपके सामने क्या सिचुएशन आएगी आपको भी नहीं पता, तो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट कि डे 1 पर डे 20 की मैं प्लानिंग कर रहा हूं, और इसलिए ये प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। पॉइंट क्या है, डे 1 पर डे 2 की प्लानिंग करो, डे 2 पर डे 3 की प्लानिंग करो, डे 3 पर डे 4 की प्लानिंग करो।
हर दिन आपको अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। हर दिन रात को सोने से पहले अगले दिन सुबह उठ करके मुझे अपने आप को किस डायरेक्शन में डिवोट करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, यह आपको सोचना है। तो प्लीज अवॉइड द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि प्लान बनाओगे, फॉलो नहीं कर पाओगे, दुखी होगे, टेंशन में आ जाओगे, फिर उसके बाद तुम्हें लगेगा मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझसे तो एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं हो पा रही, और उससे क्या होगा कि आप काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे और आप अपने आप को 100% एफिशिएंटली अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, सेल्फ एनालिसिस। ये तो हम जानते ही नहीं ये क्या होता है। एनालिसिस किस चीज की, कौन सी एनालिसिस? आज तक हमने कभी टेस्ट एनालिसिस नहीं करे। आज तक टेस्ट पेपर देने के बाद हमने कभी नहीं देखा कि भैया उस टेस्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन हमसे हुए और कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए। और आप बात कर रहे हैं यहां पे सेल्फ एनालिसिस की। ओ हो, ये क्या होता है भाई? देखो ऐसा है, जिस इंसान को यही नहीं पता ना कि वो गलतियां क्या कर रहा है, जिस इंसान को यही नहीं पता कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, वो क्या आगे बढ़ेगा? तो सेल्फ एनालिसिस में हमें क्या करना है? हर दिन बैठ करके मंथन करना है। हर दिन ये सोचना है कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड करने के लिए, अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए मुझे ऐसी क्या चीज ऐड करनी है। और हर दिन एक चीज ऐड करिए। हर दिन कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जो आप ऐड करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन आप जब खरीदते हैं तो आपने देखा होगा रेगुलर इंटरवल पर उस मोबाइल फोन्स में भी आपको अपडेट आते रहते हैं और आपको नए नए वर्जन्स अपडेट होते रहते हैं। तो उसी तरीके से भाई लाइफ है। लाइफ में पहले दिन बैठ करके आप पूरे अपडेट नहीं कर सकते। आपको हर दिन रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना होगा। उसके लिए मंथन करना होगा, सोचना होगा बैठ करके कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, मुझे कहां पे वर्क करना है, मेरे को इस टॉपिक में किधर प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी चीजें बैठ करके जब सोचोगे तब आपको उसका सॉल्यूशन पता चलेगा। क्योंकि हमारी लाइफ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें खुद ही नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट, एडिक्शन। भैया ये एडिक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। आजकल की जनरेशन के साथ जो ये एडिक्शन है वो है मोबाइल फोन्स का, यूट्यूब पर मल्टीपल वीडियोस फालतू के देखने का, जिसका आपकी जेई की प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना ना तो इस एडिक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा, आइसोलेट होना पड़ेगा भाई। बिल्कुल आइसोलेट का मतलब समझते हैं? मतलब इस दुनिया में क्या चल रहा है उसकी अपडेट लेने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम कि आपको पता होना चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एग्जाम, और जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें इतना आइसोलेट हो जाना चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर रहे कि भैया मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। दुनिया में क्या चल रहा है उससे तुम्हारी रैंक इंप्रूव नहीं होने वाली। तुम्हारी रैंक तभी इंप्रूव होगी जब तुम्हें जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें क्लास में जो चीजें बताई जा रही हैं उसको तुम सिंसियरली फॉलो करोगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। तो देखो ये वो क्वालिटीज हैं जो टॉपर के अंदर देखी जाती हैं। क्या कि वो कभी शॉर्टकट्स नहीं, इमोशन फीलिंग जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उनकी लाइफ में। एक्साइटमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, हर दिन प्लान करते हैं। सेल्फ, हर दिन अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने आप को समय देते हैं। लास्ट, एडिक्शन। लाइफ में एडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनका एडिक्शन पता है क्या है। उनका एडिक्शन है अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और हर दिन सिर्फ ये सपने देखना कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। तो ये एडिक्शन अगर आपके अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा लाइफ में और अच्छा करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप में से ही स्टूडेंट होते हैं जो आगे जाकर के टॉपर बनते हैं। टॉपर पैदा नहीं होते, टॉपर एक कॉमन स्टूडेंट एफर्ट्स करके
हार्डवर्क करके बनता है, लेकिन उसके लिए लाइफ में ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, लाइफ में ज़रूरी है पेशेंस, लाइफ में ज़रूरी है डिसिप्लिन, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोकस ऑन योर गोल. ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट.